अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यह आंकड़ा 30,000 के पास पहुंच गया है और अगर मृतकों की बात करें तो लगभग 950 के आसपास संख्या बताई गई है। और राहत भरी बात यह है कि 7,000 के आसपास लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, कोरोना वायरस को हरा चुके हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने, खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कुछ अहम बातें कही, जैसे कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस का पुख्ता इलाज नहीं है, ये सरकार ने साफ कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस से इतर जो अन्य गंभीर मामलों के मरीज हैं उनका भी इलाज किया जाए, उनको अस्पताल मना नहीं करें। इसके अलावा सरकार ने एक और जानकारी दी है कि कोविड-19 के जांच किट जो है उसको भारत में बनाने का काम चल रहा है। हो सकता है कि अगले महीने के अंत तक या उससे पहले ये किटें उपलब्ध हो जाए। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इन किटों को लेकर, इनके मूल्यों को लेकर, इनकी गुणवत्ता को लेकर हाल फिलहाल में काफी विवाद हुए भी हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति आज काफी गर्म रही। खासतौर पर बीजेपी के विधायक हैं सुरेश तिवारी, जो कि देवरिया की बहराइच विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कुछ लोगों को कि मुसलमानों से सब्जी नहीं लें। अब ये जैसे ही वीडियो सामने आया काफी बड़ा विवाद हो गया। अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर गए और जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। ये लोग इस बीमारी को धर्म के आधार पर विभाजित कर रहे हैं और भी काफी कुछ बातें विपक्ष ने कही हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनसे बात की और कहा कि उस विधायक को आप नोटिस भेजिए, कारण बताओ नोटिस भेजिए और कार्रवाई की जाए। और विधायक को नोटिस चला गया है। माना जा रहा है कि कार्रवाई भी होगी, पार्टी कार्रवाई जरूर करेगी, क्योंकि पार्टी बार बार साफ कर चुकी है कि इस बीमारी का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है और ये ना जाति देख रही, ना धर्म देख रही है। और ऐसे भड़काऊ बयानों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। कोई भी इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं कर सकता सभ्य समाज में। तो जो भी नेतागण है, इस खासतौर पे ऐसे गंभीर मामले में, ऐसे संकट के समय में सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। खासतौर पे हमें हमारे चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री की बात हो, उनको सुनना चाहिए। अपनी तरफ से अनर्गल बयान हम देने से बचें। नेताओं को ये सीख हमेशा अपने कह सकते हैं कि पल्ले से बांध कर रखनी चाहिए इस सीख को। दूसरी तरफ बात करें आज की जो बड़ी बातें हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्लाज्मा थेरेपी से संभावित इलाज के बारे में स्पष्ट किया कि उपचार की यह पद्धति अभी प्रयोग के दौर में है और ऐसी किसी भी पद्धति को मान्यता नहीं दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि परीक्षण के दौर से गुजर रही प्लाज्मा थेरेपी के बारे में अभी तक पुष्ट प्रमाण नहीं है जिनके आधार पर यह दावा किया जा सके कि इस पद्धति से कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज किया जा सकता है। अग्रवाल ने प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के दावों को भ्रामक और गैर कानूनी बताते हुए कहा कि फिलहाल यह पद्धति प्रयोग और परीक्षण के दौर में है। उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 के इलाज में इस पद्धति की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन शुरू किया है। इसके तहत ही विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में इस पद्धति का परीक्षण किया जा रहा है। अग्रवाल ने कहा, आईसीएमआर ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हुई है। अभी यह दावा करने के पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी पद्धति से कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज करना मरीज के जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए आईसीएमआर द्वारा अध्ययन पूरा होने के बाद पुख्ता प्रमाणों के आधार पर इसे इलाज की पद्धति के रूप में मान्यता दिए जाने तक इसे उपचार का विकल्प नहीं माना जा सकता। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भरोसा व्यक्त किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही अगले महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो सकेगा। उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी विभाग और इससे संबंधित शोध संस्थाओं के शीर्ष अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान में तकनीकी संसाधनों को विकसित करने के लिए चलाए जा रहे कार्यों की समीक्षा के आधार पर कहा कि स्वदेशी किट विकसित होने के साथ ही देश में कोविड-19 के संक्रमण की परीक्षण क्षमता 1 लाख प्रतिदिन तक पहुंचाने के लक्ष्य की भी प्राप्ति हो सकेगी। उधर सरकार ने बताया है कि अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति काफी बेहतर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के हवाले से देखें तो कोरोना के संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 20 देशों की तुलना में भारत में संक्रमित मरीजों की मौत 200 गुना कम हुई है।
वहीं इन देशों में संक्रमण के 84 गुना अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अगर आबादी के लिहाज से देखें तो इन 20 देशों की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या के लगभग बराबर है। इससे स्पष्ट है कि भारत में संक्रमण रोकने के उपायों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सका है। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कोरोना के संक्रमण से पीड़ित मरीजों के अलावा कैंसर, हृदय रोग और अन्य बीमारियों के मरीजों की अनिवार्य चिकित्सा सेवाओं को बहाल रखने के सभी इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना मरीजों को डायलिसिस या कीमोथेरेपी सहित अन्य अनिवार्य चिकित्सा सेवाएं बाधित नहीं हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए खासतौर पर निजी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं की बहाली सुनिश्चित करना अनिवार्य है। उन्होंने निजी अस्पतालों में गैर कोरोना मरीजों से कोरोना संक्रमण मुक्त होने का प्रमाण पत्र मांगे जाने की शिकायतों के मद्देनजर राज्य सरकारों से कहा कि कोरोना संक्रमण का परीक्षण कराने के लिए कोई अस्पताल तभी कह सकता है जबकि आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के तहत ऐसा किया जाना जरूरी हो। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित 5 प्रमुख देशों के ब्रिक्स समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य रूप से कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आपसी सहयोग को और अधिक गहरा बनाने पर जोर दिया गया। ब्रिक्स एक प्रभावशाली समूह है जो लगभग 3.5 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इस समूह का कुल जीडीपी 16,600 अरब डॉलर है। ब्रिक्स समूह के सभी देश अभी कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा से वापस आए छात्र छात्राओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उनका हाल जाना। योगी ने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों से बात करते हुए कहा कि दुनिया के 200 से ज्यादा देश कोरोना वायरस महामारी की चपेट में हैं। जो देश खुद को सर्वशक्तिमान मानते थे उनकी भी बुरी स्थिति है। हम सब भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 135 करोड़ लोगों की भलाई के लिए सही समय पर आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने कहा कि विपत्ति में व्यक्ति का सबसे बड़ा साथी उसका धैर्य होता है। आप सबने धैर्य बनाए रखा, जिसका परिणाम है कि आज आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि लॉकडाउन के तीसरे दिन ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और देश के अन्य राज्यों से 4 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों का अपने घरों के लिए पैदल निकल पड़ना हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती था। इसकी जानकारी मिलते ही हमने सभी जरूरी कदम उठाए और उन श्रमिकों को बसों के माध्यम से उनके जनपद में पहुंचाकर उन्हें पृथक कराया। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में भी जहां उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिक या कामगार हैं, स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें वापस लाने की कार्रवाई हम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। इस बीच अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में जिस तेजी के साथ मामले बढ़े हैं और खासतौर पर आप देखिए कि लगभग 6,000 के आसपास आंकड़ा खाली मुंबई का है। धारावी में तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में आज 206 नए मामले सामने आए हैं और 3,000 का आंकड़ा पार हो गया है। संक्रमितों की संख्या की बात करें तो खासतौर पर ये जो दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, गुजरात में विभिन्न शहरों की बात करें, अहमदाबाद हो, सूरत हो, औरंगाबाद में देखिए, औरंगाबाद महाराष्ट्र का ही शहर है, वहां पर आप देखिए कि जो बिल्कुल तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं वहां पर, तो दर्शा रहा है कि कई जो हमारे बड़े शहर हैं वहां पर मामले संभल नहीं रहे हैं। सरकारें हालांकि पूरा प्रयास कर रही हैं, लेकिन लोगों को भी लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए। जो जरूरी उपाय बता रहे हैं, सुरक्षात्मक उपाय बता रहे हैं, उनको आप पालन कीजिए, ये आपके ही हित में है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये जो वायरस है हमारे सुरक्षा कर्मियों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। अब हमारे अर्धसैन्य बल भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। आज हमारे सीआरपीएफ के एक जवान की मृत्यु हो गई, जो 55 वर्षीय जवान थे, उनकी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, उनका निधन हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जताया है। अब तक 47 ऐसे जवान बताए जा रहे हैं सीआरपीएफ के जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, और ये लोग दिन रात अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए देश की सेवा में लगे हुए हैं। ये सीमा पर भी सुरक्षा करते हैं और ऐसे वायरसों से भी लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। ऐसे वीरों को हम सलाम करते हैं। ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं, इनका हमें खास ख्याल रखना चाहिए। पत्थर मत बरसाइए, ये फूल बरसाने के योग्य हैं। ये इस समय आपके भगवान यही है, यही मानकर चलिए। लॉकडाउन के नियमों को पालन कीजिए, कोरोना वायरस का सम्मान कीजिए।